नमस्कार दोस्तों। ईग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स का आज हम लोग का तीसरा क्लास है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे आज इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग का आज का पहला टॉपिक है हिंडनबर्ग अडानी केस। जो भी आपका हिंडनबर्ग अभी काफी हमेशा रिसर्च पेपर निकालते हैं, काफी कंट्रोवर्सी होता है हिंडनबर्ग का रिसर्च पेपर जब भी आता है। तो 2023 में आपका हिंडनबर्ग एक लाया था, जिसमें अडानी ग्रुप में ये शॉर्ट सेलिंग का आपका मतलब आरोप लगाया था, एलिगेशन लगाया गया था। तो इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था आपका, जस्टिस एम सापरे। जस्टिस एम सापरे ये कमेटी का गठन किया था। तो कमेटी का गठन का आपको नाम याद रखना, कौन सा कमेटी का गठन किया गया था? हिंडनबर्ग जो एलिगेशन लगाया था उसके जांच के लिए जस्टिस एम सापरे कमेटी। आगे वो देखते हैं, इसी से रिलेटेड और है, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग काफी न्यूज में था आपका पिछला साल 20 साल में। हाउ हिंडनबर्ग यूज इट लास्ट ईयर टू मेक $4 million फ्रॉम रेवलेशन ऑन अडानी ग्रुप। मतलब हिंडनबर्ग आपका यूएस बेस्ड एक आपका शॉर्ट सेलिंग एक फर्म ही है हिंडनबर्ग। वो अपना $4 million कमाया था आपका शॉर्ट सेलिंग से। तो शॉर्ट सेलिंग काफी न्यूज में था आपका पिछला साल भी था, इस साल भी है। हम शॉर्ट सेलिंग देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग इसमें आपका कोई भी अगर मान लीजिए इन्वेस्टर है आपका, इन्वेस्टर और कोई भी अगर आपका फैसिलिटेटर या आपका इन्वेस्टर फैसिलिटेटर में आपको कोई भी हो सकता है। जिसमें ग्रो ऐप है, बहुत सारे जो भी टेक्निकल ऐप भी चल रहे हैं शेयर मार्केट में, और भी बहुत सारे जो भी फैसिलिटेटर का काम करते हैं उनसे। तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, पहले ही फैसिलिटेटर से आपका जो भी आपका शेयर होंगे, जो भी आपका शेयर होगा कोई किसी कंपनी का, उसको होल्ड कर लेंगे, मतलब सेल पहले ही कर देंगे उसी ये फैसिलिटेटर के थ्रू पहले ही आपका ये सेल कर देंगे। मान लिया जाए किसी कंपनी का एक कंपनी का मान लिया जाए शुरू में आपका 100 रुपीज एक शेयर का दाम था, और वो ऐसा एंटिसिपेट कर रहा है कि इसका शेयर का दाम आपका गिरेगा। इसमें आपका शेयर का दाम गिरने पे ही प्रॉफिट होता है। मान लिया जाए एक आपका 100 रुपीज था, और आपका एक दो दिन बाद आपका इसी का आपका हो गया मान लिया जाए 60 रुपीज। 60 रुपीज शेयर हो गया एक का। तो मान लिया जाए कि पहले वो 100 रुपए में बेचा, 100 में बेचा और 60 में खरीदा, 100 में सेल एंड 60 में बाय। तो आपको कितना रुपीज का फायदा होगा? 40 रुपीज। जो भी आपका इन्वेस्टर होगा उसको कितना का फायदा होगा? आपको 40 रुपीज का फायदा होगा। तो इस 40 रुपीज से वो इसमें प्रॉफिट कमाएगा। इसी से आपका जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च में आपका जो एलिगेशन लगाया था अडानी ग्रुप में, उसी के समय अगर आप देखे होंगे पिछले साल, तो अडानी के जितने भी शेयर थे आपका, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, और भी जितने अडानी के शेयर थे उसके लगातार डिप किए थे उनके शेयर के रेट। तो उनके शेयर के रेट लगातार डिप किए थे अडानी के। तो उससे ये हिंडनबर्ग आपका यूएस बेस्ड जो आपका फर्म है, वो $4 मिलियन का कमाने का आपका एक रिपोर्ट आया था शॉर्ट सेलिंग से। तो शॉर्ट सेलिंग आपका काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सेलिंग काफी यूज होता है। इसमें आपका शेयर का दाम घटने से आपका फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कि 100 में आप सेल कर दिए पहले ही, और आप 60 में खरीदेंगे वापस, आपको 40 रुपीज का फायदा हो गया। इसमें फैसिलिटेटर कैसे कमाता है? तो मान लिया जाए कि ये 100 रुपीज में था एक दिन, पहला दिन शेयर, और दूसरा दिन मान लिया जाए इस शेयर का दाम हो गया 150 रुपीज। इसमें आपको 150 रुपीज में अगला को खरीदना होगा, अगला को खरीदना होगा, तो उसमें आपको 50 रुपीज का नुकसान हो जाएगा। इन्वेस्टर को और फैसिलिटेटर को 50 रुपीज का फायदा हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग काफी यूज में था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है शॉर्ट सेलिंग को। और इसका डेफिनेशन देखें, वेयर इन एन इन्वेस्टर बोरोज ए स्टॉक और सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट फॉर सेइंग ए पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस डिक्लाइन। मतलब पोटेंशियल फ्यूचर का जो प्राइस है उसका डिक्लाइन होने का वो एंटिसिपेशन करता है।
एमिंग टू रीपरचेज द सेम एसेट एट लोअर प्राइस पॉइंट लेटर ऑन, मतलब बाद में उसको उसी शेयर को वो लोअर प्राइस में खरीदेगा। शॉर्ट सेलिंग में समझिए क्या होता है शॉर्ट सेलिंग, काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सेलिंग। इसी से रिलेटेड एक और जब हिंडनबर्ग का रिसर्च का रिपोर्ट आया था अभी आपका 3 से 4 महीना पहले, उसमें भी काफी बवाल हुआ था उसमें भी, वो देखते हैं उसको। एक और आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ था आपका मालवीपुरी बक, माधवीपुरी बट पे हुआ था आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिगेशन लगाया था किया था इनके ऊपर भी। क्या एलिगेशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग को उसके रिलेटेड जो भी न्यूज में था उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था कि इनके हस्बैंड जो है वो आपका मॉरिशस में, इनके हस्बैंड जो है वो आपका मॉरिशस में, जिसको कि ऑफशोर फंड भी बोलते हैं, हम लोग देखेंगे ऑफशोर फंड क्या होता है। ऑफशोर फंड में ये आपका स्टॉक खरीदे हैं जो, और ये जो ऑफशोर फंड तो था आपका मॉरिशस में आपका अडानी ग्रुप से लिंक था। तो इसी को एक कहानी बनाकर एक हिंडनबर्ग ने रिसर्च रिपोर्ट जारी कर दिया कि इनके हस्बैंड थे मॉरिशस में ऑफशोर फंड में आपका इन्वेस्ट किए और वो अडानी ग्रुप से लिंक था। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि सेबी के जो चेयरपर्सन है आपका कौन है, सेबी के चेयरपर्सन कौन है, मिसेस माधवी पुरीवत है आपका सेबी के चेयरपर्सन। इसी से रिलेटेड तो हम लोग जानते हैं ऑफशोर फंड क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं ऑफशोर फंड। हम बात करें ऑफशोर फंड के बारे में, ये आपका एक इंटरनेशनल फंड्स होता है डेट इन्वेस्ट इन ओवरसीज मार्केट। ऑफशोर फंड म्यूचुअल फंड डेट आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, म्यूचुअल फंड डेट आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। म्यूचुअल फंड है जो आपका रजिस्टर्ड रहता है आउटसाइड इंडिया में, और इंटरनेशनल फंड्स डेट इन्वेस्ट इन ओवरसीज मार्केट, विदेश की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी को ऑफशोर फंड बोला जाता है। तो हम लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है आपका। हम लोग बाकी पहले में देख चुके हैं आपका सेबी के बारे में डिटेल हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। इससे रिलेटेड एक और हम देखें कि शॉर्ट सेलिंग के बारे में जो देखे थे वो लोग, शॉर्ट सेलिंग जो है इंडिया में वो, इंडिया में वो लीगल है शॉर्ट सेलिंग। अगर सेबी के अनुसार अगर शॉर्ट सेलिंग का हम लोग डेफिनेशन देखें, अगर सेबी के अनुसार हम लोग देखें शॉर्ट सेलिंग का डेफिनेशन देखें हम लोग, इसका डेफिनेशन है आपका सेलिंग ए स्टॉक, सेलिंग ए स्टॉक that the seller does not own at the time of trade। इसका मतलब जो भी अगर सेलर जो आपके इन्वेस्टर है वो ट्रेड के समय वो ऑन नहीं करता है आपका स्टॉक। ये सेबी के अनुसार डेफिनेशन है शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग इस डेफिनेशन के हिसाब से आपका ये इंडिया में लीगल है। एक आपका होता है नेकेड शॉर्ट सेलिंग,
नेकेड शॉर्ट सेलिंग ये आपका इलीगल है। ये आपका नेकेड शॉर्ट सेलिंग जो है आपका ये इलीगल है। ये लीगल क्यों नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? इलीगल प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए सिक्योरिटी विदाउट फर्स्ट बोरोइंग द एसेट और इंश्योरिंग इट एबिलिटी फॉर बोरोइंग। बिना पहले बोरोइंग किए हुए ही बेच देना वो आपका इलीगल है, नेकेड शॉर्ट सेलिंग। तो इससे रिलेटेड हम लोग इतना देखिए। आगे हम लोग अगर देखें, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इससे पहले आगे हम लोग एक देखते हैं, ये टॉपिक हम लोग देखते हैं। उन्नति becomes the first entity to list on the social stock exchange। तो स्टॉक से ये भी रिलेटेड है, तो न्यूज आपका यही है। उन्नति, उन्नति आपका एक फाउंडेशन है, एक प्रोग्राम चलाया गया था उन्नति। उन्नति प्रोग्राम आपका चलाया गया था। उन्नति क्या है आपका? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आपका लिस्ट होने वाला पहला आपका प्रोग्राम है उन्नति। उन्नति के बारे में मुझे देख लेते हैं। ये आपका वोकेशनल ट्रेनिंग देता है आपका अनएम्प्लॉयड यूथ को। वोकेशनल ट्रेनिंग देता है आपका अनएम्प्लॉयड यूथ को, या फिर अंडर प्रिविलेज जो भी है 18 से 25 ईयर। अनएम्प्लॉयड हो गया, अंडर प्रिविलेज हो गया, अंडर प्रिविलेज हो गया आपका। ये आपका वोकेशनल ट्रेनिंग। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज आपका एसएससी, जो कंपनी या फर्म हो गया, जो कि एनजीओ वगैरह बोल सकते हैं, जो सोशल वर्क करता है, उसको सोशल स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट किया जाता है। वो फंड रेज करते हैं और ये सब जो भी उनका काम हुआ वो एनजीओ का, उस काम को वो करते हैं आपका। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का यही मतलब है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो कैसे फंड को रेज करते हैं आपका? तो फंड को रेज करने का आपका तरीका है जीरो कूपन बॉन्ड से। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट। इसी से रिलेटेड हम लोग का एक टॉपिक आता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड, इसी से ये पैसा रेज करते हैं आपका जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड एक टाइप का सिक्योरिटी है, मतलब डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आपको डिस्काउंट रेट पे, डिस्काउंट रेट पे आपका, ये आपका नो इंटरेस्ट, पहली बात तो जीरो कूपन बॉन्ड आपका नो इंटरेस्ट रहता है, और डिस्काउंट रेट पे ये अवेलेबल कराया जाता है, और एक मेच्योरिटी पीरियड रहता है आपका। ह्यूज डिस्काउंट दिया जाता है इसमें जीरो कूपन बॉन्ड में, और एक आपका मेच्योरिटी पीरियड होता है। और जब मैच्योर हो जाएगा ये जीरो कूपन बॉन्ड आपका, तो उस टाइम आपको जो ह्यूज डिस्काउंट मिला था वो पैसा से आपको ज्यादा मिलेगा। जो उस समय का जो इसका रियल रेट होगा जीरो कूपन बॉन्ड का, जब मैच्योर हो जाएगा उतना आपको रुपये मिलेगा। तो ये ह्यूज डिस्काउंट रेट में मिलता है आपको जीरो कूपन बॉन्ड, और इसमें नो इंटरेस्ट रहता है आपका। जो आपका डिस्काउंट से जो आपका रियल रेट है वही आपका इसमें प्रॉफिट होगा जीरो कूपन बॉन्ड में। तो इससे रिलेटेड इतना हो गया। हम लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में देख लेते हैं। अगर बात करें तो एक होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। काफी न्यूज में था स्टॉक मार्केट अडानी को लेकर के। फाइनेंशियल मार्केट, इसमें आपका दो होता है, मनी मार्केट, एक आपका हो गया मनी मार्केट, और एक आपका हो गया कैपिटल मार्केट।
मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है आपका? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है आपका? सेबी। मनी मार्केट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड आर ऑफ मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड आर ऑफ मैच्योरिटी लेस देन आपका 365 डेज। और इसमें आपका मोर देन 65 365 डेज, मोर देन वन, मोर देन आपका 1 ईयर मनी मार्केट में आपका ये होगा। कैपिटल मार्केट में आपका ये हो गया। आगे हम लोग अगर देखें, आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका मनी मार्केट में आपका क्या क्या आ जाता है, इसमें हम लोग शॉर्ट में देखें, ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं। अगर हम मनी मार्केट के बारे में बात करें, जिसको रेगुलेट कौन करता है? आपका आरबीआई। मनी मार्केट में आपका क्या क्या आता है? आपका कॉल मनी आपका एक हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा इसमें ट्रेजरी बिल, काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेजरी बिल। तीसरा अगर इसमें हम लोग देखें तो कमर्शियल पेपर। और अगर हम लोग देखें इसमें एक और तो नोटिस मनी। मनी मार्केट और भी होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही होते हैं, तीन चार होते हैं: कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड नोटिस मनी। तो कॉल मनी आपका क्या होता है? मनी बोरोड बाय ए बैंक फ्रॉम अनदर फॉर ए सिंगल डे। कोई बैंक दूसरे बैंक से अगर लोन लेते हैं सिंगल डे के लिए तो उसको कॉल मनी बोलते हैं। बैंक टू बैंक लोन, बैंक टू बैंक, यहाँ पर कितने दिन के लिए होता है? सिंगल डे। ट्रेजरी बिल क्या होता है आपका? द इंस्ट्रूमेंट बाय विच गवर्नमेंट बोरो फॉर शॉर्ट टर्म। मतलब कुछ समय के लिए अगर गवर्नमेंट अगर बोरो करते हैं मनी तो उसको ट्रेजरी बिल बोला जाता है। ट्रेजरी बिल आपका 91 दिन, 182 दिन, 364 डेज। यहाँ पर कितने दिन के लिए होता है? 91 डेज, 182 एंड 364। ये आपका डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग आगे देखेंगे। ये हो गया आपका कमर्शियल पेपर। क्या अगर हम लोग बात करें तो कॉर्पोरेट जो आपका मनी उठाते हैं बाजार से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये आपका 7 दिन से 270 दिन तक यूजुअली होता है। 7 डेज टू 270 डेज। आपका एक नोटिस मनी हो गया। नोटिस मनी आपका क्या होता है? मनी बोरोड बाय बैंक फ्रॉम अनदर फॉर 2 to 14 डेज। आपका कॉल मनी आपका सिंगल डे हो गया, और नोटिस मनी आपका 2 to 14 डेज। तो मेनली इंपॉर्टेंट ये है। अगर ट्रेजरी बिल का अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करती। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, आपका डेटेड सिक्योरिटी जो रहता है उसको लोग इशू करती है। हम लोग आगे देखेंगे उसको। तो आपका कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, नोटिस मनी हो गया। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आपका आरबीआई। आगे हम लोग देखते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आपका सेबी करता है। कैपिटल मार्केट आपका 365 डेज से ज्यादा का होता है। कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है? कैपिटल मार्केट मेनली दो होता है आपका, एक आपका इक्विटी और एक आपका डेब्ट। आपका डेब्ट, एक आपका इक्विटी। तो इक्विटी में आपका, इक्विटी और डेब्ट में क्या होता है? इक्विटी में आपको इन्वेस्टमेंट करना रहता है। इक्विटी में आपको इन्वेस्टमेंट करना रहता है, शेयर या फिर होल्डिंग, शेयर या होल्डिंग। और इसमें आपको डिविडेंड मिलता है।
प्रॉफिट के रूप में आपको मान लिया जाए अडानी ग्रुप या फिर रिलायंस ग्रुप, किसी में आप पैसा शेयर ले रहे हैं, अगर अगर उस हिसाब से अगर जितना रेशियो प्रपोर्शन में आपका वो शेयर का दाम बढ़ेगा, उसी प्रपोर्शन में आपको डिविडेंड मिलेगा। और डेट की बात किया जाए तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट आपको किया जाता है थ्रू लोन या फिर लैंडिंग। और इसमें एक आपका इंटरेस्ट रेट से आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको इसमें मिलता है, मतलब फिक्स या फिर फ्लोटिंग जो है, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट से जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको प्रॉफिट इसमें डिविडेंड के रूप में मिलेगा, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट के रूप में मिलेगा। इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट में अंतर हो गया, इसमें जितना रिस्क है उतना रिटर्न है आपका। इक्विटी मार्केट में जितना रिस्क अगर बोला जाए तो अगर लिख सकते हैं तो रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न, जितना रिस्क उतना रिटर्न। और इसमें रिस्क और रिटर्न आपका रिस्ट्रिक्टेड है, उतना लिमिटेड है, उतना ज्यादा इसमें नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम इक्विटी में अगर हम बात करें तो ये आपका शेयर मार्केट हो गया। शेयर मार्केट किस चीज का बात करता है आपका, इक्विटी मार्केट के बारे में बात करते हैं आपका शेयर मार्केट, हम आगे हम देखेंगे। डेट आपका ये भी आपका मार्केट का काम करता है। आगे हम डेट मार्केट देखेंगे अभी। तो शेयर वर्सेस इक्विटी हम देख लेते हैं। इक्विटी देख लिया हमने, शेयर मार्केट इक्विटी। अगर हम लोग बात करें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो इक्विटी एंड डेट हो गया। अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो मेनली अगर स्टॉक एक्सचेंज देखा जाए तो एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना अगर देखा जाए तो 1875 सबसे पुराना है ये इंडिया का, और इसका 1992 में है। इसमें आपको देखा जाए तो जो भी कंपनी इसमें लिस्टेड है, बीएससी में अगर देखा जाए तो लगभग आपका देखा जाए तो लगभग आपका 5,000 से 6,000 कंपनी लिस्टेड है। और इसमें अगर देखा जाए तो आपका 1,500 से 2,000 कंपनी लिस्टेड है। तो वो जो आपका 6,000 कंपनी, 55 से 6,000 कंपनी जो आपका लिस्टेड है, उसमें जो आपका जो टॉप 30 कंपनी है, टॉप 30 कंपनी, जैसे टॉप 30 कंपनी को बनाता है आपका, जैसे रिलायंस आ जाता है आपका टॉप 30 में, अदानी आ जाता है, और जैसे भी कंपनी टॉप 30 है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपका टॉप 30 जो मार्केट कंपनी है उसका आपको एक एवरेज निकाला जाता है, जिसमें आपका एक सेंसेक्स निकलता है टोटल, जैसे कि सेंसेक्स चलता है अभी 70,000 80,000, तो उसका एक जितना भी टॉप 30 कंपनी है उसका एवरेज निकाल के सेंसेक्स निकाला जाता है। एनएससी में आपका टॉप 50 कंपनी, इसी तरह से इसको बोला जाता है निफ्टी, निफ्टी मार्केट। और एक सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स एंड निफ्टी, ये आपका हो गया स्टॉक एक्सचेंज हो गया ये, बीएससी एंड एनएससी। आगे हम लोग देख लेते हैं एक और टर्म, आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ एंड एफपीओ भी काफी यूज होता है आपका टॉपिक। आईपीओ एंड एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको आईपीओ आईपीओ को बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इसको बोला जाता है फॉलो पब्लिक आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ क्या होता है, जब कभी भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आपका मार्केट में अपना शेयर आपका इक्विटी को सेल करता है आपका फर्स्ट टाइम कैपिटल उठाने के लिए आपको, तो उसको आईपीओ बोला जाता है। फर्स्ट टाइम बाई कंपनी। जैसे कभी हाल ही में आपका देखा जाए तो बहुत सारे कंपनी आईपीओ निकालते रहते हैं, जैसे ओला निकाले थे आपका, फिर बहुत सारे कंपनी ऐसे निकालते रहते हैं आईपीओ।
ये आईपीओ हो गया। एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब आईपीओ को रिपीट किया जाता है, सेकंड टाइम निकाला जाता है, तो रिपीट किया जाता है, रिपीट आईपीओ, उसको बोला जाता है आपको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, रिपीट ऑफ आईपीओ आफ्टर, आईपीओ आफ्टर सम टाइम, सम इयर्स या फिर सम टाइम बोला जाता है, कुछ सालों के बाद आईपीओ के बाद एफपीओ निकाला जाता है। ये आपका लिक्विडिटी इससे आपका बढ़ता है, आईपीओ निकालने से आपका मार्केट में लिक्विडिटी काफी बढ़ता है। ये हो गया। इसके बाद एक और टर्म है इसमें, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जिसमें हम देख सकते हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो डिटेल में नहीं देखना है, जो एग्जाम का पॉइंट से इंपॉर्टेंट वही हम कवर कर रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट में तो क्या रहता है, जब आपका फर्स्ट टाइम, अगर हम बात करें इसमें प्राइमरी मार्केट में, तो न्यू सिक्योरिटी आपका जब इशू होता है फर्स्ट टाइम, आपका बॉन्ड या सिक्योरिटी आपका फर्स्ट टाइम, जो भी मान लिया कोई गवर्नमेंट इशू कर रही है या फिर कोई कंपनी इशू कर रहा है, उसी को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इशू होता है। तो कोई अगर इन्वेस्टर उसको खरीद रहा है आपको, तो प्राइमरी मार्केट, जैसे कि मान लीजिए नया नया कोई गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी निकालती है, उसको फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम कोई इन्वेस्टर है उसको परचेज करता है, तो आपका ये प्राइमरी मार्केट है। फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में आपको उतना फायदा होता नहीं इन्वेस्टर लोग को, इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं रहता है प्राइमरी मार्केट में। लेकिन सेकेंडरी मार्केट जब यही जो आपका इन्वेस्टर जो आपका सिक्योरिटी खरीदा था आपका फर्स्ट टाइम, जब वही सिक्योरिटी को सेकेंडरी मार्केट में सेल एंड परचेज करता है, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट, सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ, ये वाला जो सिक्योरिटी इशू किया गया था गवर्नमेंट या कंपनी के द्वारा, उसको जो खरीदा उसी को अगर सेकेंडरी मार्केट में सेल एंड परचेज किया जाए, तो उसी को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। इससे रिलेटेड हम लोग देखें अभी, आपका जैसे हम लोग इक्विटी एंड डेब्ट, ये दोनों आपका सेकेंडरी मार्केट, डेब्ट में भी आप डेब्ट, सेकेंडरी मार्केट में आपका इक्विटी भी आता है, आपका डेब्ट भी आता है, और शेयर मार्केट में आपका इक्विटी आता है। तो डेब्ट में हम लोग देख सकते हैं क्या क्या आता है। अगर हम डेब्ट की बात करें, और हम डेब्ट में जैसे क्या क्या आता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, डेटेड सिक्योरिटी, डेटेड सिक्योरिटी, और हम देखें तो डिवेंचर, और हम इसमें अगर देखें तो बॉन्ड, जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो भी बॉन्ड आता है, डेटेड सिक्योरिटी, डिवेंचर बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड तो वही आपका लॉन्ग टर्म वारंट के लिए आपको गवर्नमेंट इशू करती है, आपका सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म वारंट के लिए, एक साल से ज्यादा के लिए। एक साल से कम वाला में क्या है आपका ट्रेजरी बिल है, अगर एक साल से ज्यादा के लिए लोन किया जाता है, एक साल या फिर एक साल से ज्यादा, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, क्योंकि ट्रेजरी बिल है मैक्सिमम 364 डेज रहता है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करते हैं, जो कि किस लिए करते हैं, आपका फिजिकल डेफिसिट या फिर उसके अपने जो जरूरत है, फिजिकल डेफिसिट वगैरह के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है आपका। एक आता होता है डेटेड सिक्योरिटी, इसमें आपका डेटेड सिक्योरिटी फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है आपका, इंटरेस्ट रेट उसमें बिटवीन मैच्योरिटी रेट के बिटवीन आपका इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होता है, फिक्स आपका रहता है मैच्योरिटी डेट, फिक्स आपका रहता है मैच्योरिटी डेट, और इंटरेस्ट रेट बिटवीन, उस समय का इंटरेस्ट रेट भी आपका फिक्स रहता है। डेटेड सिक्योरिटी, अब हम बॉन्ड के बारे में बात करें तो बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर भारत सरकार के बॉन्ड निकालते हैं, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हो गया, मसाला बॉन्ड हो गया, महाराजा बॉन्ड हो गया, इस टाइप के जो भी बॉन्ड निकलते हैं, एक लोग देखते हैं जैसे एग्जाम्पल मसाला बॉन्ड के बारे में काफी न्यूज में रहता है। मसाला बॉन्ड क्या होता है कि मान लिया कि कोई भी इंडियन एंटिटी, मतलब इंडियन जो भी रेसिडेंट है आपका, वो फॉरेन कंट्री में आपका ये मसाला बॉन्ड को इशू किया जाता है,
इंडियन एंटिटी इन इंडियन एंटिटी इन फॉरेन कंट्री आपका, इसको मेन क्या है इसमें आपका इंडियन रुपीज मतलब कि डोमेस्टिक करेंसी, मतलब इंडियन रुपीज में इसको इंडियन रुपीज में इसको इसको क्या है मसाला एग्जांपल इसमें वो मसाला डिवेंचर के बात किया जाए तो इसमें डिवेंचर वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, हाई इसमें बहुत कोलेटरल रहता है तो इम्पोर्टेंट है इसमें, किसी टाइप का कोलेटरल की जरूरत नहीं। डिवेंचर डिवेंचर दो टाइप का होता है, एक आपका होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर, आपका होता है एक आपका होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक होता है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब हो गया आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है वो आपके लिए क्या है डेप्थ सिक्योरिटी, जब आपका डेप्थ को आपको इक्विटी में चेंज कर सकते हैं, बस इतना ही इसका मतलब। इसको कन्वर्टेबल को आप इक्विटी में चेंज कर सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल को आप इक्विटी में चेंज नहीं कर सकते। इसी रिलेटेड इसका हो गया यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स और देखिए तो शुरू से होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रेगुलेटेड बाय सेबी। ट्रेड किया जाता है अभी आपका मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 और मोर देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। क्या आपका कैपिटल मार्केट हो गया, मनी मार्केट में कौन मनी ट्रेजरी में कमर्शियल पेपर नोट्स मनी या फिर और लोग कर सकते हैं डिपॉजिट वगैरह भी होता है। मेनली है ट्रेजरी रिसीप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपका या फिर डेबिट सिक्योरिटी आपको दोनों इशू करती है, आपका स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें डेवलपमेंट लोन मिल रहा है। हो जाएगा कैपिटल मार्केट बोलने के सेबी कंट्रोल करता है इक्विटी एंड इंडेक्स, इक्विटी में डिविडेंड इसमें इंटरेस्ट प्रॉफिट का उसमें आता है। स्टॉक एक्सचेंज हो देखिए बीएसई एनएसई के बारे में, टॉप 30 कंपनी टॉप 50 कंपनी आईपीओ एंड एफपीओ में देखिए आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के साथ कोई कंपनी का इशू करता है अपना शेयर बाजार में निकालता है, क्योंकि वाला और बहुत सारी कंपनी निकालता रहता है। एफपीओ फॉलोअन पब्लिक ऑफर जब रिपीट किया जाता है आईपीओ में उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट टाइम जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कंपनी इशू करता है उसको बोला जाता है सिक्योरिटी को, और सेकेंडरी मार्केट जब उसको क्रिएट किया जाता है या फिर डेट बाजार में तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। डेट मार्केट में आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, डेट सिक्योरिटी, डिवेंचर एंड बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड में आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड किया जाता है, फिजिकल डेट से कंपनसेट करने के लिए डेट सिक्योरिटी आता है, फिक्स मैच्योरिटी डेट इंटरेस्ट रेट होता है, डिवेंचर आपका कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल में आपको डेट से इक्विटी चेंज कर सकते हैं, नॉन में आपको देख सकते हैं, बॉन्ड में एग्जांपल वो मसाला कॉन्टेक्ट से देखे हैं कि इंडियन एंटिटी जब इंडियन रुपीस में बॉन्ड इशू कर सकते हैं आपका मसाला बॉन्ड। इसके रिलेटेड इतना होगी, आगे हम देखते हैं जो न्यूज़ था उससे आगे हम करेंगे मॉडल बाय लॉ फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि कौन निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन निकाला है in order to improve directly primary agriculture credit society and diversify their business activity to transform them in vibrant economy entity at panchayati village level model bylaws have been framed by Ministry of Corporation। सबसे पहले मॉडल बायलॉ किसने फ्रेम किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आपका जो लोएस्ट लेवल जिसमें आपका विलेज या पंचायत लेवल में जो एग्रीकल्चर लोन दिए जाते हैं आपको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को दिया जा रहा है। इसको स्थिति ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इसको और इंपावर करने के लिए आपका मॉडल बायलॉ आपका निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा। अब मॉडल बायलॉ जो निकाला गया है नेशनल लेवल कमिटी constituted with representatives from NABARD, State Cooperative Banks, वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। इतना इम्पोर्टेंट है नबार्ड के बारे में, नबार्ड भी आपका एक डेवलपमेंट बैंक है टॉप लेवल में, विलेज लेवल में आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। नबार्ड ही आपका जो है पैसा
जैसे नबार्ड हो गया आपका, सिडबी है, नबार्ड, सिडबी, ट्राइफेड, नेफेड, ट्राइफेड, इसको हम बाद में देखेंगे, नेफेड। ये जितने आपका डेवलपमेंट बैंक है, आपका यही पैसा आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का आपको प्रोवाइड करती है, ताकि डाइवर्सिफाई हो रुपीज और जो दूसरा तबका है विलेज लेवल, पंचायत लेवल में वहाँ तक पैसा पहुँचे और वहाँ तक विलेज इंपावर हो, एग्रीकल्चर इंपावर हो और बहुत सारी चीजें इंपावर हो। तो मॉडल बाय लॉ पास और पीएससी को देखिए लिस्ट को पता है आगे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम CERT India from RTI CERT की मदद करते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। CERT का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। फॉर्म कब किया गया था आपका? 2004 में। ये क्या आपको देता है? साइबर थ्रेट से जो भी दिक्कत आपका हो रहा है उसको लिखता है, कॉमन लिखता है। नोडल एजेंसी आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लाइक हैकिंग, फिशिंग, ये सब चीज को ये देखता है आपका CERT। न्यूज क्या था? न्यूज था आपका कि CERT India joint selling of 26 other intelligence and security organizations established by the central government such as the IB, RAW, ED and NTRU that are exempt under RTI। मतलब इसको RTI से बाहर रखा गया। बाद में जब RTI से पूछा गया तब इसको क्यों बाहर कर दिया, तो सरकार ने जवाब देने से, आंसर देने से आपका मना कर दिया। तो उससे इम्पोर्टेंट इतना ही इम्पोर्टेंट मिल जाता है CERT। आगे वो देखते हैं, ये तो पूरा वो देखिए। आगे देखते हैं, यही काफी इम्पोर्टेंट मिल जाता है। रेमिशन ऑफ ड्यूटी टैक्सेस फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। Remission of duty and taxes on export products RODTEP। अभी हाल ही में क्या हिस्सा था, जो यूएस एंड ईयू है, यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने हाल ही में 4 भारतीय प्रोडक्ट पर काउंटर वैल्यू ड्यूटी लगाया था। तो 4 प्रोडक्ट का नाम है इसमें जरूरी नहीं, वैज्ञानिक में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे अगर जानने के लिए है तो पेपर पाइप होल्डर्स, कोमन है और स्टील फ्लूइड and graphite electrode। graphite electrode यूरोपीय यूनियन है, बाकी की यूएसए। तो इम्पोर्टेंट ये जानना है कि काउंटर वैल्यू ड्यूटी क्या होता है। हम लोग काउंटर वैल्यू ड्यूटी देखते हैं, पहले इसको देखते हैं RODTEP रेमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जितने भी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनता है इंडिया में, तो बहुत सारे टैक्सेस एंड ड्यूटीज होते हैं आपका। कोई भी ABC कोई प्रोडक्ट है, वो आपका लोकल लेवल, स्टेट, सेंटर, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस आपका देते हैं। उसके बाद आपका ड्यूटी भी देते हैं, कस्टम ड्यूटी या फिर और जैसे भी शुल्क होते हैं, बहुत सारे शुल्क भी देते हैं। तो भारत सरकार क्या करती है कि मान लीजिए किसी इस ABC प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट में आपको इंपावर करना, बढ़ावा देना इस प्रोडक्ट को, तो क्या करते हैं कि जितने भी टैक्सेस या फिर ड्यूटी इस प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया जाता है कंपनी को, इस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, तो उससे ये ड्यूटी एंड टैक्सेस को हटा देता है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस हटाना क्या होता है, वो जो सामान है, सामान का दाम कम है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का प्राइस आपका गिर जाएगा। जब ये प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाएगा, मान लीजिए कि यूएसए में गया है, यूएसए में गया है प्रोडक्ट, ये दूसरी प्रोडक्ट आपका यूएसए में गया है, यूएसए में भी ये प्रोडक्ट आता है,
एबीसी जो आपका प्रोडक्ट है आपका यूएसए में, तो यूएसए में जो प्रोडक्ट एबीसी है और इंडिया से जो एक्सपोर्ट हुआ आपका, इंडिया से जो प्रोडक्ट हुआ आपका एबीसी प्रोडक्ट नाम था आपका यूएसए में भी हुआ। इंडिया वाला जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस आपका कम होगा, लेकिन यूएसए का जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस आपका ज्यादा होगा। अगर प्राइस कम होगा तो यूएसए में जो उसका जो प्रोडक्ट है, वहाँ का प्रोडक्ट है, उसका अगर प्राइस ज्यादा है तो वहाँ के जो कंज्यूमर है वो इसको प्रीफर करेंगे, इंडिया वाले प्रोडक्ट को प्रीफर करेंगे, आपको इसको प्रीफर करेंगे। इसके प्रीफर करने से आपको वहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट है, यूएसए का जो डोमेस्टिक मार्केट है, उससे वहाँ पे उनका स्थिति डिटोरिएट हो जाएगा, वहाँ पर स्थिति आपका खराब होने लगेगी, ऐसा यूएसए का कहना है। तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। इसी को कंपनसेट करने के लिए आपका एक ड्यूटी लगाया जाता है, काउंटर वैल्यू ड्यूटी। इसी को कंपनसेट करने के लिए आपका ड्यूटी लगाया जाता है। कौन सा ड्यूटी लगाया जाता है? तो आपका ड्यूटी लगाया जाता है काउंटर काउंटर वैल्यू ड्यूटी लगाया जाता है, इससे कि जो यूएसए के लिए इंपोर्ट होना, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट कर यूएसए के लिए वो इंपोर्ट है, तो यूएसए में जो इंपोर्ट है उस प्रोडक्ट को इसने काउंटर वैल्यू ड्यूटी लगाया है, जिससे उस प्रोडक्ट का दाम एबीसी प्रोडक्ट हम लोगों ने आरबीसी की तरह का दाम कम हो गया, उसका फिर से इक्वल होना है, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। इससे क्या हो जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड यूएसए का भी बना, यूएसए में जो प्रोडक्ट था इंडिया से भी अब काउंटर वैल्यू ड्यूटी यही होता है। इसी के तहत जो भारत के 4 प्रोडक्ट थे, ये प्रोडक्ट आपका पेपर फाइल फोल्डर, कॉमन एनोयल यूनिट, स्टील फोल्ड एंड बॉक्स एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, इस पे आपका काउंटर वैल्यू ड्यूटी लगाया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसको हम देख लेते हैं। एक तो हम देख लेते हैं काउंटर वैल्यू ड्यूटी, एक होता है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि चाइना को प्रोडक्ट बना रहा है, उसका जो मार्केट प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है, उससे कम दाम में वो मार्केट प्राइस प्राइस मान लिया जाए, पहले उसका नॉर्मल प्राइस 1000 था और इसको कम करके कर दिया गया 800 रुपये, 800 रुपीज कर दिए गए और उसका नॉर्मल प्राइस 1000 और इंडिया में उसका दाम 1000 रुपये है। तो क्या हो जाएगा कि जो भी कंपनी आएगी आपको वो डायरेक्ट 800 रुपीज में यहाँ पे इंडिया में आपका टफ कर देगी, बोलते हैं जितने भी प्रोडक्ट है वहाँ पे वो जितने भी प्रोडक्ट वहाँ बनाए 800 रुपीज में ही डंप कर दिया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट पर कंज्यूमर ज्यादा जाएगा, 800 रुपीज में सेम प्रोडक्ट है और इंडिया के इसी प्रोडक्ट पर कम जाएगा। उसी को कंपनसेट करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसी को कंपनसेट करने के लिए लगाया जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटर वैल्यू ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों क्या है? टैरिफ टैरिफ बैरियर। यही जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है आपका, फ्री ट्रेड ये जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो बहुत सारे टैरिफ वैल्यू पे डिस्कशन किया जाता है, किसको कितना लगेगा, किसको कितना नहीं लगेगा, इस टाइप से डिस्कशन किया जाता है। तो टैरिफ बैरियर एक क्या था? काउंटर वैल्यू ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब वो समझ गए एंटी डंपिंग ड्यूटी है, काउंटर वैल्यू ड्यूटी क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में श्री पीयूष गोयल रिलीजेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीजेस अपना लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स डेट्स 2023। इसमें आपका लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, मतलब कि कौन स्टेट कितना लॉजिस्टिक का कितना कम उसका परसेंटेज जीडीपी का लग रहा है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट आता है। तो लीड रिपोर्ट अगर बात की जाए लीड रिपोर्ट के बारे में, इसके आपके तीन पिलर है जो निकालता है, कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस रिपोर्ट
की बात किया जाए, इसमें आपका 3 पिलर है। आपका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आपका हो जाएगा लॉजिस्टिक सर्विसेज, तीसरा आपका ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट, ये आपका पिलर है। इस पिलर से आपका रिपोर्ट किया जाता है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज है, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट। किस लाइन से आपका निकाला जाता है? ये आपका जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है आपका वर्ल्ड बैंक में आता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? वर्ल्ड लेवल पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके बाद वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसी के तर्ज पे इंडिया में जो आपका निकाला गया था लॉजिस्टिक, इसी से रिलेटेड एक और हो गया आप कर सकते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो इसमें क्या था कि इसमें वर्ल्ड बैंक का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया था, इंडिया का रैंक आपका 38, तो सुधरा है, पहले 40 था, 42 था, 38 पे आया था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है। आपका रैंक आपका 38 हो गया। हम लोग देख सकते हैं अभी आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसमें क्या है आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में कि अभी अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 14% टू 18% आपका जीडीपी का खर्चा हो जाता है आपका सिर्फ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, वहाँ पे जितना भी सामान कुछ रखा है उसके लिए वेयर हाउस बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोडवे हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, उसको बढ़िया करना है, जो भी रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन उसको सही करना है, इसी करके लॉजिस्टिक पूरा टोटली होता है। इसका खर्चा आपका 14 टू 18% आपका जीडीपी का हो जाता है। इसमें टारगेट रखा गया है, ये अभी फिलहाल का है आपका 16% होता है। 2030 तक आपका कितना परसेंट का है? 8% का है जीडीपी का, 8% ऑफ जीडीपी। एंड जो रैंकिंग है आपका 38, इसको टॉप 10 में आने का टारगेट है 2030 तक। टॉप 10 में 2030 तक आने का टारगेट आपको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, इसी रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट हो गया। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आपका कब आया था? 2022 में आया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इसी रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया था जो आपका असम पहला बना है। उसके बाद पीएम गति शक्ति स्कीम चल रहा है, आपका सागर माला है, फिर उसके बाद आपका भारत माला प्रोजेक्ट है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, बहुत सारा इस ट्रैक को ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं लॉजिस्टिक से रिलेटेड। हाल ही में एक और मुझे यहाँ पर कैबिनेट अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान on Japan Indian Semiconductor Supply Chain Partnership। तो जैसा आपको इम्पोर्टेंट, जैसा आपको याद रखना है कि इंडिया और जापान में आपका सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए पार्टनरशिप के मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया हुआ है। इससे रिलेटेड एक और इंडिया सेमीकंडक्टर से जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है आपका, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी आपका सेमीकंडक्टर में किया जाता है, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, वाईफाई, जितने भी एप्लीकेशन में आपका यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर का, जैसे सिलिकॉन हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया, इस टाइप से। तो इंडिया सेमीकंडक्टर से कब आया था? तो 2021 में आया था। टारगेट क्या है आपका? 76,000 करोड़ का आपको एक आपका 76,000 करोड़ आपको 76,000 करोड़ आपको खर्च करना है। एंड संपूर्ण में कंट्री बेसिक सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग हैं
डिजाइन इससे रिलेटेड आप प्रोडक्शन ये भी इंसेंटिव स्कीम चला पीआरआई स्कीम हम देते हैं, बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं इससे 76,000 तो आपका डेवलपमेंट में काम है। किस मिनिस्ट्री का है? तो मैटी का है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया हम लोग का अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। और एमएसपी इस बार काफी मूड में था। एमएसपी हम लोग देखते हैं क्या है एमएसपी में। अगर देखा जाए दिख रहा है तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपका अभी लीगल करने का डिमांड है बहुत सारे किसान, आपका हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ, वेस्टर्न यूपी के साथ काफी आंदोलन रख सकते हैं इसको डिमांड को पूर्ति कराने के लिए एमएसपी का लीगल डिमांड। एमएसपी काफी यूज होता है एमएसपी के लिए हम लोग government amount guaranteed amount paid to farmers when government buys their produce। मतलब जो guaranteed amount दिया जाता है आपको एमएसपी के द्वारा प्रोड्यूस में, और कितने प्रोड्यूस हो जाएगा क्रॉप से आपको, तो खरीफ क्रॉप आपका 14, रबी क्रॉप आपका 12, कैलेंडर ईयर क्रॉप मतलब बोला जाता है इसमें 22 क्रॉप, 22 क्रॉप प्लस वन आपका शुगर केन, प्लस वन आपका शुगर केन है जिसमें आपका फेयर रेम्युनरेटिव प्राइसेस है, एफआरपी दिया जाता है, प्राइस ड्रॉप दिया जाता है। अगर हमको एमएसपी बोला बोला है तो पूर्ण रिकमेंड करता है एमएसपी का रिकमेंडेशन आपका क्या आता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यहाँ पे एमएसपी आपको रिकमेंड करता है, रिकमेंडरी बॉडी है, रिकमेंड अप्रूव कौन करता है आपका? तो अप्रूव आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए आपका अप्रूव करता है, हेडेड बाय पीएम, या तो पीएम इसका चेयर करते हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है आपको, यही तय करते हैं आपको कि वो रिकमेंड करते हैं हम अप्रूव करते हैं। तो रिकमेंड कितने क्रॉप किया जाता है आपका? रिकमेंड आपका 22 प्लस 1 खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कैलेंडर क्रॉप एक आपका इसमें देखा जाता है सीएससी रिकमेंड एमएसपी फॉर 22 क्रॉप बिफोर द सोइंग, यदि क्या रखना है आपको बिफोर द सोइंग होता है आपका पीरियड इज ईयर, अरे क्या आता है एमएसपी डिराइव्ड फॉर सोया बेस्ड ऑन एमएसपी फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड, तोरई जो है आपका रैपसीड एंड मस्टर्ड की जगह यूज होगा, सेंटेंस तो तोरई बोला है, तोरई टाइप का आपका रैपसीड एंड मस्टर्ड है। और आपका बी प्लस कोकोनट, ये किसका टाइप है आपका कोकोनट टाइप का कमर्शियल क्रॉप है, रैपसीड एंड मस्टर्ड तोरई। एमआरपी आपका शुगर के लिए शुगर केन के लिए आपका एमआरपी दिया है। इससे रिलेटेड इसमें अगर हम बात करें तो किस बेसिस पे दिया जाता है? हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट आपका एमएसपी, उन्होंने एक आपका A2 प्लस उन्होंने आपका C2 दिया था, C2 लिखने का रिकमेंड डॉक्टर राम ने किया गया है। अभी हम लोग का जो एमएसपी मिलता है आपको A2 प्लस FM, A2 मतलब जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो यूज किया गया है फसल को उगाने के लिए, और अनपेड फैमिली लेबर, अनपेड फैमिली लेबर को भी यूज किया जाता है। लेकिन एक C2 जो है आपका इससे एक कदम और आगे बढ़ता है, C2 में आपका जो भी मतलब रेट किया गया है तो उसको भी ऐड करता है, ये यूज किया गया है रेट किया गया है उसमें भी ऐड किया जाता है आपका C2 में। तो अभी फिलहाल A2 प्लस FL मिल जाता है, रिकमेंडेड बॉडी आपका CCA सॉरी CSCP का अप्रूव बॉडी आपका CCA ग्रेडेड बाय। इससे रिलेटेड हम बात करें तो फूड ग्रेड में आपका पेडी, व्हीट, ज्वार, बार्ले, बाजरा, रागी, व्हीट फूड ग्रेड हो गया आपका। ऑयल सीड में आपका ग्राउंडनट, रेपसीड मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसम ऑयल, से फ्लावर सीड है, नाइजर सीड एक बार एग्जाम में है, दूसरा एग्जाम में आपका रखते हैं। पल्सेस में आपका 5 ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द है, लिंटिल, बाकी 3 कॉमर्शियल क्रॉप कोपरा, जूट एंड कॉटन। आपका टोरिया का यूज किया जाता है रेड सीड मस्टर्ड की जगह पे, और डी हस कोकोनट का आपका कोपरा है। तो इतने का आपको मिलता है एमएसपी।
इसमें आपका ये आपको याद रखना है, टोटल क्रॉप का आपको नाम याद रखना है, तो अच्छा है ऐसे आपको रेसिपी हो गई। आज का हम लोग लास्ट एक लेविस मॉडल काफी अभी चर्चा में रहा था, आपका लेविस मॉडल लेबर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है वर्क इन चाइना नॉट इन इंडिया, मतलब चाइना भी सक्सेस कर गया लेकिन इंडिया में ये मतलब इंडिया में सक्सेस नहीं किया, अभी सक्सेस करने की और है, सक्सेस किया है। तो लेविस मॉडल क्या आपको एक बार हम देख सकते हैं, लेविस मॉडल लेविस मॉडल में जो आपका लेबर है आपका सरप्लस लेबर इन सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर, इसको क्या कुछ ही बोला जाता है इसमें डिसाइड करने को है जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखा देख सकते हो, सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर, इसको रीडायरेक्ट किया जाएगा, रीडायरेक्टेड रीडायरेक्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। सरप्लस लेबर को एग्रीकल्चर में रीडायरेक्ट किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ज्यादा पैसा देगा, मतलब कि अमाउंट जो है उसका लेबर चार्ज है, अमाउंट जो आपका लेबर चार्ज है उसको बढ़ा करके, जिससे कि आपका वर्कर जो है आपका अट्रैक्ट हुआ आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर देखा जाए तो ये काफी सक्सेसफुल रहा है चाइना में, लेकिन इंडिया में आपका ये अभी तक हो ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी आपका कहा जा सकता है सक्सेसफुल हुआ नहीं है। लेविस मॉडल का लेविस का एक बुक भी है, विलियम आर्थर लेविस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, इसका इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास में इतना ही तक है, हम लोग इसको देखते हैं शॉर्ट सेलिंग देखेंगे आपका रीपर्चेस करके उससे प्रॉफिट कमाया जाता है आपका, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम देखेंगे, ऑफर फंडिंग देखेंगे हम आपका शॉर्ट सेलिंग हम देखेंगे, नेगेटिव शॉर्ट सेलिंग मॉडल वाइज हो गया, सीईआरटी हो गया, बाकी ये सब हम देखेंगे, जीरो टू कन्वर्ट मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ऑफिस मनी, शेयर मार्केट, डेट इक्विटी, बीएसई एनएसई, तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का था, इकोनॉमिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट था उसको कवर करेंगे, और अगर कुछ हमको ऐसा जो ऐसा इम्पोर्टेंट ले सकते हो आगे देख लेंगे। एक क्लास हम लोग का बजट का रहेगा, बाकी और एक सर्वे, ये दोनों रहेगा, इंडिया प्लस बिहार, इंडिया का अलग से बिहार का अलग से, इसको मैं बार कवर कर लेंगे, हम इसको लास्ट में करेंगे, तो लास्ट में करने के बाद 10-12 दिन के बाद, ताकि हम तुरंत देखें तुरंत याद रहे। अब हम लोग नेक्स्ट हम देखेगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, इसको लिंक करके इसको देखने के बाद हम लोग आगे, तो कवर हो गया भाई, इस लेके आपका जो भी है आवाज हो गया, इंडिकेशंस हो गया, निधन हो गया, ओके हो गया, उसके बाद फिर और जो भी कुछ भी आपका मिसलेनियस किताब बुक्स वगैरह हो गया, बाकी हम शुरू में भी देखिए आपका मिसलेनियस, बाकी और जो बच्चे हैं उसको देख लेंगे। अगर जो कॉपी प्लस इक्विपमेंट देखने का ऑप्शन है इंटरनेशनल एडिशन, उसके बाद मिसलेनियस, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।